नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, सभी को पता है कि साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर चलाई गई है। उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। कौन सी दो वे परस्पर प्रतिक्रिया है जिनका परिणाम है कि लड़की जो है असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन में है वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण। देखिए, पिछले कई क्वेश्चन में हमने बात कर ली है कि जो एक बालक है, एक शिशु है, उसको जन्म के समय माता पिता के द्वारा कुछ क्षमताएं, कुछ विशेषताएं प्राप्त होती है। तो बालक को जन्म के समय कुछ क्षमताएं, कुछ विशेषताएं विकसित होने के लिए अपने माता पिता से प्राप्त होती है। तो एक रहेगा आनुवांशिकता, दूसरा कि माता पिता भी क्या है, दोनों ही खिलाड़ी है और उसको नित्य प्रशिक्षण दे रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। तो संभव है कि जो बच्ची है, लड़की है, वो क्या करेगी, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की जो है दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो आंसर रहेगा हमारा डी। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। देखिए, बात किसकी हो रही है? परिवार की हो रही है। और परिवार को ही क्या कहा जाता है? बालक की प्रथम पाठशाला। बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। माता पिता ही जो है बालक के प्रथम गुरु होते हैं, शिक्षक होता है। परिवार में रहकर ही बालक जो है भाषा सीखता है। परिवार में रहकर ही एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सभी सीखता है। कहाँ? परिवार में। तो जो परिवार है वो कैसा अनौपचारिक शिक्षा का साधन है? आंसर रहेगा ए। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन में है समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो देखिए, आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा विभेद, क्योंकि बालक को माता पिता से क्या प्राप्त होते हैं? जीन्स प्राप्त होते हैं। अलग अलग जीन्स बालक में नई विशेषताएं पैदा करते हैं, जिस कारण कि एक बालक अपना खुद का बच्चा ही माता पिता से थोड़ा बहुत भिन्न होता है। पूरी रूप में जो है वो माता पिता के समान नहीं होता। उसकी शारीरिक बनावट या फिर उसकी कुछ विशेषताएं माता पिता से जो भिन्न हो जाती है, वो किसके कारण? अलग अलग जीन्स के कारण। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा विभेद, कि एक बालक जो है हूबहू माता पिता के समान नहीं होता, थोड़ा बहुत उनसे अलग होता है। नेक्स्ट, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है XX, XP, XY या फिर CX। तो देखिए, हर किसी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इन गुणसूत्रों को हम जोड़ों में बदले तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 23 जोड़े। सामान्य रूप से हर किसी में 23 जोड़े होते हैं। और जो 22 जोड़े होते हैं, शुरुआत के 22 जोड़े, वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। जो स्टार्टिंग के 22 जोड़े होते हैं, स्त्री में पुरुष में सभी में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ये स्त्री में और पुरुष में दोनों में ही भिन्न होता है। ये कौन सा होता है? XX स्त्री में और पुरुष में होता है ये XY।
देखिए जब महिला का एक्स पुरुष के एक्स के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़की पैदा होती है। और जब महिला का एक्स पुरुष के वाई के साथ मिलता है तो लड़का पैदा होता है। यानी कि लिंग निर्धारण करने वाला कौन सा गुणसूत्र जोड़ा है, तो ये रहेगा 23वां गुणसूत्र जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो आंसर रहेगा सी, XY। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या फिर पशु। देखिए बात किसकी हो रही है, प्राकृतिक पर्यावरण की। पर्यावरण यानी कि जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे, हमारे परिवेश को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और उसमें जैव अजैव दोनों ही प्रकार के तत्व होते हैं। तो आंसर रहेगा बी। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो देखिए बात किसकी हो रही है, विकास की हो रही है। और विकास किसका परिणाम होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम होता है क्या, विकास। हम बात कर चुके हैं कि वंशानुक्रम रूप में शिशु को माता पिता के द्वारा जन्म के समय विकसित होने के लिए कुछ विशेषताएं, कुछ क्षमताएं, कुछ योग्यताएं प्राप्त होती है। किससे, अपने माता पिता से। और पर्यावरण क्या करता है, इन योग्यताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अंतः क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है क्या, विकास। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बात कर चुके हैं हम, विद्यार्थी कहे, व्यक्ति कहे, बालक कहे। बात करेंगे हम किसके बारे में, विकास के बारे में बात कर रहे हैं। और विकास किसका परिणाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी, कि विकास किस पर निर्भर करता है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। बात किसकी हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नता की। यानी कि एक सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। सभी की जो रुचि है, रुचि अलग होती है। सीखने की, समझने की योग्यता भिन्न होती है, सभी में अलग होती है। बात करें शारीरिक बनावट सभी की अलग अलग होती है। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नता की। वंशानुक्रम, देखिए हमने बात की है कि माता पिता के द्वारा बच्चे को क्या मिलते हैं, कुछ योग्यताएं, कुछ क्षमताएं प्राप्त होती है। और सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि उनके माता पिता अलग है। हालांकि एक माता पिता की संतान भी एक समान नहीं होती क्योंकि उनमें भी अलग अलग जीन्स के द्वारा कुछ अलग विशेषताएं पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला रहेगा वंशानुक्रम। बात करें वातावरण की, तो वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसका जो माहौल है, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के जो रीति रिवाज है वो अलग होते हैं। सभी समाज के माहौल सबके अलग होते हैं। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वो भी क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा वंशानुक्रम व वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है इसी का परिणाम क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आंसर रहेगा डी। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ऑप्शन में है हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता।
यह ईश्वर पर निर्भर है। तो देखिए माता पिता क्या है, बुद्धिमान है और सदैव क्या उनके बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे? तो आंसर हमारा रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो सकता है कि बच्चा जो है पढ़ाई की जगह पर खेल में अच्छा हो सकता है, बच्चे की रुचि पढ़ाई में ना होकर खेल में हो सकती है या फिर किसी और कार्य में हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज नहीं होते हैं, किसी और कार्य में उनकी रुचि हो सकती है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है उसे क्या कहेंगे, परिवार कहेंगे। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होता है, प्रथम पाठशाला होती है। और जो माता पिता होते हैं, माता पिता शिक्षक होते हैं, प्रथम शिक्षक। माता पिता को क्या कहा जाता है, बालक का प्रथम गुरु या प्रथम शिक्षक कहा जाता है। परिवार में रहकर ही बालक एक दूसरे से बातचीत करके या फिर अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है। परिवार में रहकर ही एक दूसरे से व्यवहार किस प्रकार का करना है यह सीखता है, समाज के तौर तरीके सीखता है। तो यहाँ पर जो है बालक की प्रथम पाठशाला क्या रहेगी, परिवार रहेगी। आंसर हमारा रहेगा ए। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा। बात हो रही है कि दो परिवार निर्धन है लेकिन एक का आकार क्या है, छोटा है और एक का आकार बड़ा है। तो कौन सी जो है ज़्यादा सुविधा होगी बच्चों को, किस परिवार में, बड़े परिवार में या फिर छोटे परिवार में? तो देखिए ऑप्शन है, साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण परिस्थिति मिलती है या फिर उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। तो देखिए दो परिवार है, एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार, और दोनों ही क्या है, निर्धन है। दोनों ही निर्धन है, एक छोटा परिवार है, एक है बड़ा परिवार, और दोनों के पास ही क्या है, सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन, दोनों ही परिवार के पास क्या है, सीमित संसाधन है, यानी कि पैसा, कपड़े या फिर कहे माता पिता का समय, भोजन, सभी क्या है, सीमित है, छोटे परिवार में भी बड़े परिवार में भी। तो देखिए यहाँ पर जो सीमित संसाधन है छोटे परिवार में कम लोगों में बांटे जाएंगे, और यहाँ पर जो बड़े परिवार है, बड़ा परिवार है, सीमित संसाधन है तो ज़्यादा लोगों में बांटे जाएंगे। इसी कारण जो छोटे परिवार के बच्चे हैं उन्हें क्या होगी, बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी। किन की अपेक्षा, बड़े परिवार के बच्चों की अपेक्षा। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? बात किसकी हो रही है, प्रगतिशील कक्ष की। प्रगतिशील जो शिक्षा है इसमें क्या होता है, बालक सक्रिय रहकर सीखता है, सक्रिय रहकर सीखता है, करके सीखता है, रट के नहीं, करके सीखता है, करके सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है। और यहाँ पर जो है बालक चिंतनशील सोच या फिर आलोचनात्मक सोच के द्वारा अपनी समझ को क्या करता है, विकसित करता है। तो एक शिक्षक को जो है, शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? तो आंसर रहेगा ए, चिंतनशील सोच या फिर कहे आलोचनात्मक सोच पर बल देना चाहिए।
छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है व्यक्तिगत भिन्नता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या फिर सामाजिकता पर। देखिए हर व्यक्ति, हर बालक एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। उनकी सीखने की क्षमता जो है, सीखने की योग्यता क्षमता, समझने की योग्यता क्षमता सभी क्या होती है, भिन्न होती है। बालक की रुचि भिन्न होती है, सीखने समझने की क्षमता भिन्न होती है, सीखने समझने की क्षमता सभी क्या होती है, भिन्न होती है। हो सकता है एक बालक की रुचि जो है किसी कार्य को करने में या किसी विषय वस्तु को सीखने में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर किसी बालक की रुचि किसी विषय वस्तु में नहीं है, उसको नहीं सीखना है, उसकी रुचि ही नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से अधिगम की प्रक्रिया का अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक है सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, विद्यालय का उत्तम वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए बात किसकी हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया की कि कौन कौन से कारक है, कौन कौन से तत्व है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारे पास है सीखने की इच्छा, बिल्कुल अधिगम के लिए जरूरी है सीखने की इच्छा होना। अगर किसी बालक की कोई अधिगम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि किसी भी बालक के पास पहले अधिगम करने के लिए उसकी इच्छा का होना जरूरी है। बात करें अभिप्रेरणा की, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा का जो कारण है वो रहेंगे कि आप पुरस्कार के लालच में आकर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर अधिगम कर रहे हैं किसी दबाव में या फिर किसी के डांट के कारण। तो कारक यहाँ पर जो रहेंगे वो बाहरी रहेंगे। और बात करें आंतरिक की कि आप यहाँ पर स्वयं से अभिप्रेरित होकर ये अधिगम करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें, अधिगम में। तो बात करें थर्ड ऑप्शन की, विद्यालय का उत्तम वातावरण। तो देखिए अगर विद्यालय का जो वातावरण है वो सकारात्मक रहता है तो बालक जो है अच्छे से अधिगम कर पाता है। उसकी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पर तीनों ही जो कारक है, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, विद्यालय का उत्तम वातावरण, ये तीनों ही सही रहेगा। नेक्स्ट, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए, पूर्व शैशवावस्था के लिए, युवावस्था के लिए या फिर परिपक्व अवस्था के लिए। बात किसकी हो रही है, खेल विधि की। और ये जो है बाल्यावस्था के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। साथ में ये बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास में सहज रूप से योगदान करती है। कौन सी विधि, खेल विधि। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा ए, बाल्यावस्था के बच्चों के लिए खेल विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट, करके सीखना किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या फिर प्रतिभागी शिक्षा या फिर संचयी शिक्षा। बात किसकी हो रही है, करके सीखने की। और हमने जो है पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि बालक जो है प्रगतिशील शिक्षा में कैसे सीखता है, करके सीखता है। बालक क्या रहता है, सक्रिय रहता है, सक्रिय रूप से सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालक सक्रिय रहकर सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है, आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा अपनी समझ को विकसित करता है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा बी, प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट, सीखने के मूल्यांकन को ज्ञानात्मक मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सीखने के मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है,
योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या फिर उपचारात्मक मूल्यांकन। तो देखिए सीखने का जो मूल्यांकन है इसको हम जानेंगे योगात्मक मूल्यांकन के रूप में। और ये कब होता है? तो ये होता है सिलेबस पूरा होने के बाद परीक्षा के माध्यम से ये जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। बालक को क्या अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती है और यह देखा जाता है कि बालक ने कितना सीखा है, उसको अगली कक्षा में भेजा जाए या नहीं। बात करें रचनात्मक मूल्यांकन की, तो ये कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है, जैसे कि बालक के क्लास टेस्ट लिए जाए, उससे कुछ सवाल जवाब किए जाए। बात करें निदानात्मक मूल्यांकन की, तो बालक में अगर कोई कमी रह गई है तो उसका पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा। और जो कमी रह गई है उसको उपचारात्मक मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? सीखने के मूल्यांकन की। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा। आंसर रहेगा हमारा ए।